आयरन कार्बन डायग्राम में हमने क्या चीजें पढ़ ली थी, 3 रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड यूटेक्टोइड रिएक्शन। इसके अलावा 5 तरह के कंपोजिशंस बनते हैं, या 5 कह सकते हैं, 5 तरह के बेसिक 5 तरह के कंपोजिशंस बनते हैं, जिसमें कि एक अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन में देखोगे नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें आपने देखा था आयरन बनता है कुछ हिस्से में स्टील बनता है, कुछ हिस्से में कास्ट आयरन बनता है ना, यहाँ पे स्टील बनता है, यहाँ पे कास्ट आयरन बनता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइपो बनता है, हाइपर बनता है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइपो और हाइपर बनता है, ठीक है। तो ये 5 बेसिकली आपको ये इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। यहाँ पे आयरन बनता है, ठीक है। इसके अलावा हम अब क्या करेंगे, बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टील और कास्ट आयरन को स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, एक एक करके हम देखेंगे कि हम स्टील और कास्ट आयरन में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को पॉइंट बना करके या उस पर्टिकुलर कंपोजिशन को स्टडी करके हम ये समझेंगे कि किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन दी स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। जब स्टील बनेगा तो स्टील बनते वक्त किस किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये हम इसमें इस क्लास में समझने जा रहे हैं। तो स्टील कंटेनिंग 0.4%, 0.83%, 1.2% कार्बन। तो आप उस डायग्राम को रिकॉल करिए, उस डायग्राम में जहां पे 0.4% बना हुआ है, 0.83% बना है, 1.2% कार्बन बना हुआ है, उस पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे क्या क्या होने वाला है। When it is heated to temperature high enough to make them austenitic and then allowed to cool slowly under the equilibrium condition have been explained। तो मैं आपको बना एक छोटा सा फिगर, पहले आपको थोड़ा पिक्चर बना के दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह का उसमें फिगर होने वाला है। यहाँ पे देखिए, उस डायग्राम को रिकॉल करिए, वर्टिकल लाइन टेम्परेचर वाली, हॉरिजॉन्टल लाइन कंपोजिशन वाली, टेम्परेचर लाइन और ये कंपोजिशन लाइन, ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का, परसेंटेज कार्बन, ठीक है। इसमें हमको बेसिकली हमने देखा था कि इस तरह से यहाँ पे फेराइड बनता है, अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल हो, ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनता है यहाँ पे। फिर ये इस तरह से इससे जाता है, वर्टिकल इस तरह से। तो हमको अभी तक हमने स्टडी कर लिया था, यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे स्टडी कर लिया था पेरिटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद यूटेक्टिक पॉइंट, सी से रिप्रेजेंट किया था हमने यूटेक्टिक पॉइंट को, और यहाँ पे हमने एस से रिप्रेजेंट किया था यूटेक्टोइड पॉइंट को। तो ये 3 चीजें तो हमने देख ली। इसके अलावा हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये जो स्टील वाला पार्ट है, स्टील वाला पार्ट कहाँ तक आता है, यहाँ तक कि ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, ये स्टील वाला पार्ट है, 2% कार्बन, 2% कार्बन तक हम स्टील मानते हैं, ये स्टील होता है, ठीक है। ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है इसको हम कहते हैं आयरन या प्योर आयरन कहते हैं, जहां पे 0.008% कार्बन होता है, वहां तक हम उसको आयरन बोलते हैं। अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकली, या 3 कंपोजिशन को समझेंगे। जैसे कि एक ये है, यहां से गुजरेगा, ये 0.4 पे जाएगा, दूसरा जाएगा हमारा यहाँ पे 0.83 पे, और तीसरा हमारा यहां से जाएगा 1.2% पे। ये तीनों चीजें वहां पे लिखी हुई हैं, 1.2%, ठीक है। तो ये 3 कंपोजिशन को स्टडी करके हमें समझेंगे कि आपकी स्टील जो पूरा यहां से यहां तक जो स्टील है, इस स्टील में किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यही हम देखने वाले हैं अभी कि स्टील में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एक बेसिक पिक्चर आपके माइंड में बन गई होगी कि क्या होने वाला है, कि हम स्टील तक की स्टडी करेंगे, यहां तक स्टडी करेंगे, ठीक है, 0 से लेकर के यहां तक स्टडी करेंगे स्टील को, और इसमें हम क्या करना है, हमने 0.4, 0.83 और 1.2% कार्बन को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक एक पिक्चर आप दिमाग में रख लीजिए कि इस तरह से होने वाला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केस 1, अब पहले नंबर केस नंबर 1 को समझेंगे, जिसमें कि 0.4% कार्बन है। अब 0.4% कार्बन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, देखिए, it is a hypoeutectoid steel and it is completely austenite above A3 line, ठीक है। अब उस डायग्राम को देखिए, उस डायग्राम में जो इस तरह की लाइन थी, यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी,
इसमें एक इस तरह की लाइन थी, यहाँ पे जो ऑस्टेनाइट वाला हिस्सा है, इस ऑस्टेनाइट वाले हिस्से के क्या है, उसके नीचे इट इज अ हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, मतलब हाइपो मतलब कि दो आपका 0.8 से जो कम था वो हाइपो था, 0.8 से 2 तक जो था वो हाइपर था। ठीक है, ये भी आपको याद होगा हाइपो और हाइपर में क्या फर्क था, हाइपो और हाइपर में क्या फर्क है। ठीक है, 0.8 तक और 0.8 से 2 तक जो है हमने 0 से यहाँ तक हमने ये माना था हाइपो, और ये हाइपर हो गया। तो इसमें ये जो है ये वाला हिस्सा कौन सा है, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील के अंदर आता है, एंड इट इज कम्प्लीटली ऑस्टेनाइट। यहाँ पे देखिए ये कम्प्लीटली जब ये वाली लाइन की हम बात करते हैं 0.4 की बात करते हैं तो कम्प्लीटली कैसा रहता है, ऑस्टेनाइट रहता है अबव A3 लाइन। ये वाली जो लाइन है ये है A3 लाइन, ये है ACM लाइन और A1 लाइन, इनको नाम दिया गया है अलग अलग तरह से। तो ये है A3 लाइन, ACM लाइन और A1 लाइन। इट इज द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये जो है ये लाइन ये कौन सी है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन कहलाती है, और ये है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। As it is cooled below A3 line, the iron begins to change from FCC to BCC। अब याद करिए जब हमने प्योर आयरन के बारे में पढ़ा था या हमने फेराइट के बारे में पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था आयरन कार्बन डायग्राम में कि जो फेसेस होते हैं पहले ऊपर BCC रहता है, फिर उसके बाद FCC में कन्वर्ट होता है, ऑस्टेनाइट पे आता है, फिर उसके बाद फिर वापस से BCC में कन्वर्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऑस्टेनाइट में यहाँ पे कैसा है, FCC रहता है, और फिर वापस नीचे जब आ जाता है तो ये BCC में कन्वर्ट हो जाता है, बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल, फेस क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, as a result small crystal of body centered cubic BCC iron begins to separate out from the austenite। अब क्या होगा, जैसे ही ये लाइन को क्रॉस करेगा, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा, तब यहाँ पे क्या होने लगेगा, FCC से BCC में कन्वर्ट होने लगता है स्ट्रक्चर। और BCC क्यों स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो आयरन के अलग होकर सेपरेट होने लगते हैं ऑस्टेनाइट से, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है ऑस्टेनाइट है, तो ऑस्टेनाइट में से कुछ आयरन का पार्ट सेपरेट होने लगता है, और जिसकी वजह से BCC स्ट्रक्चर जनरेट होता है हमारे 0.4% कार्बन वाले स्टील में। द BCC क्रिस्टल रिटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन लेस देन 0.03% एंड आर रिफर्ड एज क्रिस्टल्स ऑफ फेराइट। इसमें जो है जो नीचे वाला स्ट्रक्चर आता है BCC, उसमें 0.03% कार्बन के आसपास कार्बन होता है, और उसको कहते हैं क्रिस्टल्स ऑफ फेराइट। उसको हम क्या कहते हैं, crystals of ferrite। As the cooling proceeds, ferrite crystal grows at the expense of austenite। जैसे जैसे कूलिंग और होती जाती है तो क्या होगा, फेराइट के क्रिस्टल्स बढ़ते जाते हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं, एक्सपेंस ऑफ द ऑस्टेनाइट। एक्सपेंस मतलब खर्च होना या फिर खत्म होते जाना। यहाँ पे नीचे जैसे मूव करेंगे हम इस वर्टिकल लाइन में, तब क्या होगा, आपका ऑस्टेनाइट खत्म होता जाएगा और फेराइट के क्रिस्टल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे डायग्राम में। ठीक है, बाय द टाइम द स्टील हैज रीच्ड A1 लाइन। ये वाली जो लाइन है ये A1 लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही है, ये है A1 लाइन। जब जैसे ही ये टेम्परेचर यहाँ या ये कंपोजिशन A1 लाइन पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तब क्या होगा, इसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इतना टेम्परेचर होता है इसमें। किस ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, ये वही टेम्परेचर है जहां पे यूटेक्टोइड रिएक्शन हुई थी, पीछे हमने पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट को इसको कहा जाता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, जहां पे क्या होता है यूटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, and it is called the lower critical temperature। it is composed of approximately half ferrite and half austenite। अब यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे ऑस्टेनाइट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ की हम बात करें, इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, हाफ फेराइट रहेगा और हाफ क्या रहने वाला है, ऑस्टेनाइट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि आपका जो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये ऑस्टेनाइट का हिस्सा है, और नीचे जो है वो इस तरफ जो है फेराइट का हिस्सा, तो दोनों के बीच से कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बनेगा, ऑस्टेनाइट और फेराइट इस पॉइंट पे बनने वाला है। अब इसके बाद जब जैसे और नीचे मूव करते जाएंगे, एट दिस स्टेज द ऑस्टेनाइट कंटेन्स 0.83% ऑफ द कार्बन। अब जैसे जैसे नीचे मूव करता जाएगा तो उसमें 0.83% कार्बन आ जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सिंस द ऑस्टेनाइट कैन होल्ड नो मोर देन 0.83% कार्बन इन द सॉलिड सॉल्यूशन एट 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट, thus as the temperature drops further carbon begins to precipitate as cementite। अब उसी फिगर को हम वापस देखिए, मैं आपको यहाँ सेपरेटली बना के बता दे रहा हूँ कि अगर हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं इस तरह से, ये ऑस्टेनाइट वाला पार्ट हो गया। तो जैसे ही क्या होता है, इसमें ये वाला जो हिस्सा था ऑस्टेनाइट में हिस्सा, ये वाला हिस्सा था, इसमें क्या था 0.83%, सॉरी ये वाला जो हिस्सा, ये वाला लाइन, ये जो है 0.83% कार्बन। तो इसमें क्या हो रहा है,
आपका 0.83% से ज्यादा कार्बन ऐड नहीं होता है किस टेम्परेचर पे, 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, और मैक्सिमम कितना ऐड होता है यहाँ पे 2% कार्बन ऐड होता है ऑस्टेनाइट में। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होता जाता है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे जो आपका कार्बन का परसेंटेज कितना रहने वाला है, अगर आप नीचे ड्रॉ करोगे तो 0.83 पे ये कंपोजिशन पे क्रॉस करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0.83 से ज्यादा ऐड नहीं होगा कार्बन, कितने टेम्परेचर पे, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर पे, यानी कि 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये इतना ही कार्बन ऐड होने वाला है। अब यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, और क्या होगा उसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट होने यानी कि उसमें सेपरेट होने लगेगा। कैसा सेपरेट होगा, ऑस्टेनाइट की तरह, सॉरी सीमेंटाइट के फॉर्म में सेपरेट होने लगेगा। वो जो है वो मैटर जो है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में सेपरेट होने लगेगा, वो फर्दर उसमें कार्बन जो है वो ऐड होने वाला नहीं है। दिस सीमेंटाइट एंड स्टिल सेपरेटिंग फ्रॉम द फेराइट, separating ferrite from the alternate layer until the remaining austenite is consumed। जब तक कि नीचे जाकर के पूरा ऑस्टेनाइट खत्म नहीं हो जाता तब तक वो सेपरेट होता रहता है सीमेंटाइट के फॉर्म में। The lamini structure that is eutectoid of ferrite and cementite contains 0.83% carbon is known as perlite। जो याद करिए ये वाली जो लाइन थी, ठीक है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन थी, यहाँ पे जहां पे यूटेक्टॉइड ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस वर्टिकल लाइन पे क्या बनता है, परलाइट बनता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। परलाइट स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्टिकल लाइन में, इस वर्टिकल लाइन पे बनता है, जहां पे यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है उसके जस्ट नीचे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उस वर्टिकल लाइन में बनता है परलाइट। ठीक है, और परलाइट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, फेराइट और सीमेंटाइट का। अब इसके बाद फिर से मूव करेंगे। ऑल hypoeutectoid steel when cooled from austenite state will transform into ferrite and perlite in the same way as explained above। तो जितने भी आपके hypoeutectoid steel है, मतलब 0.8 तक, जहां तक हम बात कर रहे हैं 0.83 तक बात कर रहे हैं, जीरो से लेकर के जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, जितने भी आप कंपोजिशन देखोगे यहाँ पे सारे कंपोजिशन में सेम तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। अगर हम 0.83% तक की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सेम टू सेम वैसा ही होगा हर के लिए। जैसे अभी तो हमने 0.4 के लिए स्टडी किया, 0.5 की बात करो, 0.6 की बात करो, जितने भी परसेंटेज की बात करो 0.83 तक, तब तक क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा अभी तक हमने यहाँ पे देखा इसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 की बात करें, केस बी, जिसमें कि 0.83% कार्बन। अब 83% वाला कार्बन वाला कौन सा लाइन है, जो जहां पे आपका यूटेक्टॉइड रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या परसेंटेज है कार्बन का, जो कि मैक्सिमम ऐड होता है, सॉरी मिनिमम ऐड होता है किस टेम्परेचर पे, मैक्सिमम ऐड होता है 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मैक्सिमम ऐड होता है। इस टेम्परेचर पे इससे ज्यादा कार्बन ऐड नहीं होता है। तो हम उस पॉइंट की बात करने वाले हैं। कंसिडरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द यूटेक्टॉइड steel containing 0.83% carbon, it will remain austenite up to the point S। The transformation will begin and at the same temperature, that is 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम 0.83 की बात कर रहे हैं, तो उस 0.83 पे क्या होता है, जैसे जैसे जब तक S तक नहीं पहुंचता है, जब तक एलिमेंट S तक नहीं पहुंचता तब तक क्या रहता है, वो पूरा ऑस्टेनाइट ही रहता है। क्योंकि आप उस डायग्राम को देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे पूरा ऑस्टेनाइट ही रहता है जब तक एस पॉइंट पे नहीं पहुंचता। ये ऑस्टेनाइट रहता है और ये यूटेक्टॉइड पॉइंट है। तो जब तक वो एस तक नहीं पहुंच जाता एस पॉइंट तक, तब तक वो कैसा ही रहता है, ऑस्टेनाइट ही रहता है, चेंज नहीं होता। कब तक, इस टेम्परेचर तक या इस टेम्परेचर पे। Since the eutectoid steel contain 0.83% carbon initially, it follows that the final transformed structure will be completely perlite। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है इतने टेम्परेचर के बाद, जैसे ही इस टेम्परेचर से नीचे फॉल होता है तो वहां पे वो परलाइट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है या कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जाता है नंबर 3, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 की बात करेंगे। 1.2% कार्बन, 1.2% कार्बन वाला कहां पे जाएगा और शिफ्ट हो जाएगा। 0.83 और 2% के बीच में एक लाइन हमने ड्रॉ करी जहां पे 1.2% कार्बन वाला पार्ट आएगा। जैसे मैं आपको बना के बता दे रहा हूं छोटा सा, फिर से देखिए, ये डायग्राम ऐसा, ये ऐसा गया, ये इस तरह से आया, के बाद ये ठीक है। तो ये अब यहाँ तो हमने ये पढ़ लिया 0.4 वाला, ये हो गई लाइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये हो गई 0.8 वाली लाइन। अब ये जो लाइन आने वाली, ये लाइन यहाँ से आएगी, ये आएगी
1.2% की बात करेंगे, और ये वाली जो लाइन है ये है 2% कार्बन वाली। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं 1.2% कार्बन ये वाली लाइन की। अब ये क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, ऑस्टेनाइड से होते हुए नीचे ये मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हाइपोयूटेक्टॉइड स्टील। अब हाइपर यूटेक्टॉइड की बात हो रही है, हाइपो खत्म हो गया, जैसे ही 2% के हमने 1.83% के ऊपर मूव किया, वो क्या बन गया, हाइपर बन गया। ठीक है, उसका नाम हो गया हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील सेज 1.2% कार्बन। अब 1.2% कार्बन की बात करेंगे। एज द टेम्परेचर ड्रॉप्स द स्टील क्रॉसेस एसीएम लाइन। एसीएम लाइन कौन सी लाइन है, याद करिए, यहाँ पे जो एसीएम लाइन ये वाली लाइन थी, एसीएम, ये A3 और ये वाली लाइन है A1। तो अब जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही क्रॉस करेगा, द अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन एट द पॉइंट D एंड मूव्स टुवर्ड E। तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे क्रॉस करेगा वो E है, और इस नीचे वाले पॉइंट का नाम है E। जैसे वो D को क्रॉस करेगा और वो नीचे नीचे मूव करता जाएगा, कहाँ तक, A1 लाइन तक, वो उसको क्रॉस करेगा कहाँ पे, E पॉइंट पे क्रॉस करेगा। The excess carbon above the amount required to saturate austenite, that is 0.83%, is precipitated as cementite primarily along the grain boundary। तो सबसे पहले जैसे ट्रांसफॉर्म होगा, डी पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या बनने लगेगा, वो सीमेंटाइट में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, और उसके बाद धीरे धीरे करके उसकी ग्रेन बाउंड्रीज और बनने लगेंगी। thus above 1333 degree Fahrenheit, that is lower critical temperature line, the structure consists of austenite and cementite। अब जैसे ये यहाँ पे इस लाइन पे पहुंचेगा, इस लाइन के लोअर या इस लाइन के कह सकते हो, इस लाइन के ऊपर कैसा रहेगा, यहाँ पे ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के फॉर्म में ये रहने वाला, ये वाला जो हिस्सा है ये ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट के फॉर्म में यहाँ पे रहेगा। As the temperature drops below 1333 degree Fahrenheit, the austenite has become less rich in the carbon because the cementite precipitate। अब जैसे ही इसके बाद ये 1333 के नीचे पहुंचने लगेगा, जैसे 1333 डिग्री के नीचे फ़ारेनहाइट के नीचे क्रॉस करेगा, तब क्या होगा, ऑस्टेनाइट जो है वो कार्बन में, उसका कार्बन का परसेंटेज उसका कम होने लगेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। यहाँ पे ये लिखा है बिकॉज ऑफ दिस सीमेंटाइट प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब अलग हो जाना। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट में से क्या होने लगेगा, कार्बन अलग होने लगेगा और वो सीमेंटाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इट कंटेन्स ओनली 0.83% कार्बन एंड इट ट्रांसफॉर्म्स टू परलाइट एज इट डज सो इन द केस ऑफ द हाइपोयूटेक्टॉइड एंड यूटेक्टॉइड स्टील एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो जैसे आपका हाइपोयूटेक्टॉइड में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, वैसे ही यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन सेम उसी तरह का होगा, क्योंकि वो जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन 1333 वाली लाइन जो है वो कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। तो उसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे सेम टू सेम वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बस उसके ऊपर थोड़ा सा अलग होने वाला, बाकी 1333 के नीचे जो है ट्रांसफॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगा जैसा हाइपोयूटेक्टॉइड में था। The structure of the hypereutectoid steel at room temperature consists of the cementite and perlite। तो जैसे यहाँ से नीचे मूव करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे आने के बाद वो क्या बन जाएगा, सीमेंटाइट और परलाइट के फॉर्म में रहने वाला रूम टेम्परेचर पे। So far the discussion were only regarding to the structure produced in the steel by slow cooling from the austenite and under equilibrium condition। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी तक हमने क्या किया था, स्लो कूलिंग की बात कर रहे थे। जब स्लो कूलिंग करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, ऑस्टेनाइट बनता है, लेकिन अगर हम फास्ट कूलिंग कर देते हैं तो वहां पे क्या बन जाता है, मार्टेनसाइट बनता है। इतने सारे हमने कंस्टिट्यूएंट पढ़े थे, मार्टेनसाइट भी आपने पढ़ा था, तो मैंने उस समय भी आपको बताया था जब हम स्लो कूलिंग करते हैं तो वो बनता है ऑस्टेनाइट, और जब हम फास्ट कूलिंग कर देते हैं तो वो बन जाता है मार्टेनसाइट। जस्ट उसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसका हल्का सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो देखने में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे लिखा हुआ इन द नॉर्मल फाउंड्री प्रैक्टिस द रेट ऑफ कूलिंग इज स्लाइटली फास्ट एज अ रिजल्ट मोर सीमेंटाइट प्लेट्स आर न्यूक्लिएटेड। जैसे हम जब नॉर्मल कास्टिंग करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो जो रेट ऑफ कूलिंग रहती है लिटिल बिट फास्ट होती है, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होती है लेकिन लिटिल बिट फास्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ज्यादा से ज्यादा सीमेंटाइट की प्लेट बनती है और वो न्यूक्लिएट होती जाती है कास्टिंग में या स्टील में। Hence the individual laminae of perlite becomes thinner and the structure is called fine perlite। तो जिस तरह से आपका क्या होगा, फास्ट लिटिल बिट फास्ट कूलिंग होगी रूम टेम्परेचर पे, तो लिटिल बिट फास्ट कूलिंग में क्या होंगे, सीमेंटाइट्स की प्लेट बनती जाएंगी और वो क्या होते जाएंगी, परलाइट क्या होंगी, पतला हो जाएंगे। जो परलाइट जो है यहाँ पे लिखा हुआ थिन परलाइट, फाइन परलाइट, जो परलाइट का जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से
सिमेंटाइट परलाइट बनेगा, तो क्या होने वाला है, परलाइट का स्ट्रक्चर है जो वो थिन हो जाएगा, थिन मतलब पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, उसको उस जगह पे हम नाम देने वाले हैं क्या, फाइन परलाइट। यहाँ पे उसका नाम बस चेंज हो गया, है वही चीज, लेकिन अगर वहां पे स्ट्रक्चर्स उसके थिन हो जाएंगे तो उसको हमने नाम दे दिया, अलग नाम दे दिया, फाइन परलाइट। If the casting are cooled at a still faster rate to prevent the transformation of the austenite above 600 degree Fahrenheit, the martensite forms on the further continuous cooling। अब इसके बाद अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, फास्ट रेट ऑफ कूलिंग करते हैं, फास्ट रेट ऑफ कूलिंग करते हैं, उस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए अगर हम 600 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, और अगर हम क्या करते हैं फास्ट कूलिंग करते हैं तो वो ऑस्टेनाइट नहीं बनता, ठीक है, ऑस्टेनाइट बन के क्या बनता है, वो मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंस है हमारा रेट ऑफ कूलिंग का, इसी को कहते हैं हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे हमें क्या करना है, मार्टेनसाइट बनाना है, मान लीजिए हमको मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर बनाना है, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर बनाना है, या कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है, वो डिपेंड करता है हमारी रेट ऑफ कूलिंग पे या हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे, ठीक है। यही सारी चीजें कहलाती है हीट ट्रीटमेंट। मार्टेनसाइट इज अ हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रिटल कंस्टिट्यूएंट। अब मान लीजिए आप मार्टेनसाइट बनाते हो तो उसका स्ट्रक्चर हार्ड रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन ब्रिटल भी रहेगा। ब्रिटल मतलब जल्दी से हैमरिंग करने पे या इंपैक्ट लोड पे वो ब्रेक हो सकता है। इट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन एंड फेराइड। तो ये कैसा है, मार्टेनसाइट कैसा है, सॉल्यूशन है किसका, कार्बन का और फेराइड का एक सॉल्यूशन है। The presence of the excess carbon distorts the normal cubic ferrite to a body centered tetragonal structure। तो जब कार्बन एक्सेस में हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कार्बन क्या होने लगता है, प्रेसिपिटेट होने लगता है। जैसे ही कार्बन एक्सेस में होने लगेगा तब क्या होने लगेगा, आपका जो नॉर्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर था, हमने देखा था नॉर्मल क्यूबिक स्ट्रक्चर जिसमें कि सारे जो है साइड्स बराबर होते हैं, एंगल्स उनके सारे बराबर होते हैं, वो किसमें होंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इस तरह से डिस्टॉर्टेड फॉर्म में टेट्रागोनल के फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ से कैसा स्ट्रक्चर था इसका, क्यूबिक फेराइड था, ये किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका टेट्रागोनल में, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा टेट्रागोनल शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस आपका कार्बन वहां पे बढ़ जाएगा, तो इस तरह से इसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो